अंधेरा हो चुका था। शारदा घर के बाहर खटिये पे बैठ के पोता हरीश जो कहानी सुना रहा था वही सुन रही थी। थोड़ी दूर पे ही लकड़ी के चूल्हे पे अनामिका जो खाना बना रही थी, अपने बेटे के मुंह से कहानी सुनकर बहुत खुश होती है। ये चीज शारदा गौर करती है और कहने लगती है, अरे ओ बहू, बेटे की कहानी सुन के तुम अब चावल मत जला देना, नहीं तो तुम्ही को खाना पड़ेगा। अरे माँ जी, मेरे कान कहानी सुन रही है, पर मेरी दोनों आंखें स्टोव पे चढ़ी हुई चावल पर ही टिकी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, चावल नहीं चलेगा। अनामिका का जवाब खत्म ही होता है, तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला सुशीला नाम की शारदा के घर पे आती है। शारदा उन्हें नमस्ते करती है और फिर अपने खटिये में ही उन्हें बैठने को कहती है। बताइए सुशीला काकी, इतनी देर रात मेरे घर में कैसे? क्या तुम अपनी बहू को 2 घंटे के लिए भाड़े पे दोगी? उसकी बातें सुन के अनामिका और शारदा दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती है। ये देखकर सुशीला मुस्कुराती है। लगता है तुम सास बहू नहीं समझ पाई कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ सुशीला काकी, हमें समझ में नहीं आया। तुम अनामिका को 2-3 घंटे के लिए मेरे घर पे भेज दो। अरे काकी, मैंने कहा ना नहीं समझी, फिर आप वही बात दोहरा रही है। शारदा, तुम्हारा दिमाग में भूसा है। ये सुनकर शारदा गुस्से से कहने लगती है। सुनिए काकी, अगर आपको कहना है तो कहिए, नहीं तो आप अपना रास्ता देख सकती हैं। मुझे अपने पोते की कहानी सुनना है। अरे शारदा, तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल मेरी पोती को देखने लोग आ रहे हैं। 2-3 घंटे के लिए भेज दो, वो खाना पका के आ जाएगी। बुरा मत मानिएगा काकी, सभी कहते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना पकाती है। ये सोचकर जब वो टिफिन सेंटर खोलने का सोची और पैसे उधार मांगी तो कोई भी पैसे देने को तैयार ही नहीं हुआ। मैं नहीं भेजूंगी। ऐसा नहीं है शारदा। जब सुशीला समझाने की कोशिश करने लगी, शारदा सुनी ही नहीं। आप जा सकती है काकी। ये सुनकर सुशीला दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका भी इस बात पे कुछ कह नहीं पाती। हरीश फिर कहानी सुनाने लगता है। उस रात सभी लोग घर के बाहर ठंडी हवाओं में बैठकर बातचीत करते करते अपना भोजन करते हैं। इस तरह वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका बेंच पर बैठ के ऐसी किसी बात को लेकर दुखी होकर मन ही मन सोचती है। सुबह सुबह खाना तैयार हो जाता है। पति और ससुर जी काम पे चले जाते हैं। हरीश स्कूल चला जाता है। सासू माँ नौकरानी के काम के लिए चली जाती है। घर पे बस मैं ही हूँ जो कुछ कमाती नहीं। वैसे मुझे पता है कि मैं अच्छा खाना पकाती हूँ। कैसे भी मुझे खाना पका के कुछ कमाना होगा, पर कैसे? सोच ही रही थी कि एक साइकिल के पीछे में सब्जियों की टोकरी लगाकर एक सब्जी वाला आके अनामिका के घर के सामने रुकता है। दीदी, कल मैं नहीं आऊँगा, आप लोगों को कुछ सब्जी चाहिए? हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? इतना कहकर अनामिका सब्जी वाले के पास जाती है। अनामिका ने साइकिल के पीछे सब्जियाँ देखी कि इतनी बड़ी सब्जी की टोकरी उसने आखिर में साइकिल के पीछे कैसे रखी है। वो ये बात कुमार से पूछती है। अरे बहन, अगर कहूँगा तो नहीं समझोगी, देख लो। ऐसा कहकर वो साइकिल के ऊपर से टोकरी हटाकर दिखाने लगता है। साइकिल के पीछे एक छोटा सा स्टैंड होता है, उसकी जगह बड़ा सा स्टैंड था। तब जाके उसे समझ में आया कि इस बड़े से स्टैंड की वजह से वो टोकरी उठा पा रहा है। कुमार, ऐसा तुमने साइकिल में कहाँ से बनवाया? और कहाँ, अपने गांव में ही बनवाया है। वो पटनायक का वेल्डिंग का दुकान है ना, वहाँ पे जैसा बताओगी वो वैसा ही बना देगा। ठीक है, तुम सावधानी से घर जाना। क्यों दीदी? अब तुमसे क्या छुपाओ भाई, तुम्हें तो सब पता है। मैं एक छोटा सा होटल का व्यापार, पर पैसे कहाँ से मिलेंगे वही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ दीदी, क्या कहा? आपके पास पैसे नहीं है? इसीलिए तुम्हारे साइकिल को देखकर एक तरकीब सूझी है। कुमार वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी भी अनामिका साइकिल के बारे में ही सोच रही होती है। अगर मैं इससे थोड़ा और बड़ा स्टैंड लगाऊं तो एक कोने में मैं चूल्हा रख सकती हूँ और चूल्हे के ऊपर मैं डोसा बना सकती हूँ और बाकी नाश्ता मैं घर पे ही बना के उसे हॉट बॉक्स में लेकर जाया करूँगी। लेकिन हॉट बॉक्स खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। पहले मुझे डोसा बना के बेचना है, फिर वहाँ से जो पैसे आएंगे वहीं से मैं जरूरतमंद चीजें खरीद लूंगी। इस तरह सोचकर हाथ की सब्जी साइड में रख के घर के एक पुराने साइकिल के पास आती है। उस साइकिल को लेकर वो पटनायक के वेल्डिंग के दुकान में जाती है। उसे जो जो चाहिए था वो बताती है। पटनायक भी वैसे ही बना देता है। वो देखकर
अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अपने जमाए हुए पैसों से वो पैसे निकाल के पटनायक को देती है और साइकिल लेकर वो घर लौट आती है। इस तरह वो साइकिल पे ही डोसा बनाने का सारा बंदोबस्त कर लेती है और डोसा बना के बेचने लगती है। अगले दिन जैसे ही उसके पति, ससुर जी और सासू माँ अपने अपने काम पे चले जाते हैं, अनामिका अपना डोसा का साइकिल उठाती है और घूम घूम के डोसा बना के बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म डोसा बिल्कुल तैयार है, सिर्फ 20 रुपए में। आइए बाबू आइए। इस तरह वो बुलाती है। जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे अनामिका का डोसा का गाड़ी देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। लोगों को भी लगता है ये तरकीब तो बड़ी अच्छी है, इसीलिए लोग उसके पास डोसा खाने आते हैं। जैसे वो पैसे देते, अनामिका गर्मा गर्म डोसा उन्हें बना के दे देती। एक के बाद एक सभी लोग धैर्य रख के अनामिका का डोसा खाने के लिए इंतजार करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अनामिका सभी को काम पे भेजने के बाद अपना साइकिल गाड़ी लेकर डोसा बेचने के लिए निकल जाया करती थी। फिर जो वो पैसे कमाई उससे वो अपने साइकिल में तरह तरह के बदलाव लाई ताकि और भी तरह तरह के नाश्ता वो बेच सके। उसने साइकिल फूड कोर्ट शुरू कर दिया और नाश्ता बेचने लगी। इस तरह अनामिका के रोजी रोटी शुरू हो जाने पे शारदा लोगों के घर में नौकरानी का काम बंद कर देती है और अनामिका को उसके काम में मदद करने लगती है। इस तरह बहू अनामिका बहुत खुश होती है। वो अधिक सक्रिय हो जाती है और अधिक मेहनत करती है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और इस तरह सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। बेटे रमेश की नई बहू अनामिका घर आने की खुशी में शारदा घर में ही सत्यनारायण जी की पूजा रखवाती है। पंडित जी पूजा के सारे सामग्री और सत्यनारायण जी की तस्वीर रखकर वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। जान पहचान रिश्तेदारों से घर मानो की खिलखिला उठा। सामने अनामिका और रमेश और पीछे शारदा और प्रसाद हाथ जोड़ के बहुत ही भक्ति के साथ बैठे हुए थे। तभी पंडित जी हल्दी चावल सबको देते हुए कहते हैं, शारदा मैडम, नई दंपति के घर आने की खुशी में सत्यनारायण पूजा समाप्त हुई। अब मेरी दान दक्षिणा दे दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है। जरूर जरूर पंडित जी, अजी सुनते हैं। पंडित जी को जरा 501 रुपया दे दीजिए। पंडित जी आप हॉल में इंतजार कीजिए, अभी मैं लाके देता हूँ। कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी हॉल में इंतजार करने लगते हैं। फिर प्रसाद दान दक्षिणा ले आकर पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी भी खुशी होकर हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद रमेश और अनामिका अपने कमरे में बैठकर खुशी खुशी बातचीत करने लगते हैं। तभी वहाँ पे शारदा आती है। नहीं बहू, तुमसे मुझे बहुत काम है, जरा इधर आना। ठीक है माँ जी। आते वक्त नोटपैड और पेन लेके आना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका अपने पति को देखती है। सासू माँ ने मुझे नोटपैड और पेन ले आने के लिए क्यों कही? सासू माँ को क्या कहानियाँ लिखने की आदत है? मुझे तो ये सब लिखना नहीं आता है। डरो नहीं अनामिका, माँ कहानियाँ नहीं लिखती है। जितना मुझे पता है कि माँ गांव वालों को खाना खिलाना चाहती है, इसीलिए शायद वो लिस्ट बनाने के लिए बुला रही है। हाँ शायद यही वजह हो। ठीक है, मैं जाके लिस्ट बना के उन्हें देकर आती हूँ, आप यहीं रहिए। इस तरह से कहकर अनामिका पेन और नोटपैड लेकर अपने कमरे से हॉल की तरफ जाती है और जाके शारदा के बगल में बैठ जाती है। देखो बहू, घर में सत्यनारायण की पूजा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक हमने तो संपन्न कर ली। अब सबको भोजन कराना बाकी है। मैं चाहती हूँ इसी तरह सफलतापूर्वक सबको हम भोजन भी करवा दे। आपका दिल बहुत अच्छा है माँ जी, इसीलिए देखिएगा सब कुछ अच्छे से ही होगा। ये सब लेके ज्यादा मत सोचिए, परेशान मत होइए। बातचीत हो ही रही थी कि तभी प्रसाद आ जाते हैं। क्या शारदा मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रही हो? नहीं जी, घर पे सबसे ज्यादा बुरी नजर किसकी है वही कह रही हूँ। कहने की क्या है, वो तो हम दिखाई देंगे। ये सुनकर बहू अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। शारदा गुस्से से उसे घूर के देखने लगती है। जल्दी से अनामिका अपनी हंसी रोक देती है। फिर प्रसाद आके शारदा के बगल में बैठते हैं। फिर शारदा कहने लगी और अनामिका जल्दी जल्दी से कागज में लिखने लगी। लिखते लिखते कागज भर गया। 15 मिनट के बाद शारदा बिल्कुल थक हार गई और कागज में लिखते लिखते अनामिका का भी हाथ दर्द होने लगा। जाइए, जो लिस्ट बनाया है वो ले आइए। ऐसा कहकर वो प्रसाद को लिस्ट दे देती है। बिना कुछ कहे प्रसाद भी लिस्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे के अंदर ही घर के बाहर टेंट लग जाता है।
खाना बनाने वाले आके सब्जियां काटने लगते हैं। हेड रसोइया को शारदा सब कुछ अच्छे से समझा देती है। हेड रसोइया भी उनकी एक एक बात अच्छे से समझ लेते हैं। फिर अनामिका आके शारदा को घर के अंदर ले जाती है। तब तक रसोइया खाना पकाने लगता है। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। तभी अचानक से आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और धीरे धीरे छोटे छोटे बारिश की बूंदें तेज बरसात में बदल जाते हैं। अब अचानक से तूफान शुरू होता है। सारा टेंट, खाने का सामान, सब कुछ बारिश में बह जाता है। तूफान में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर 1 घंटे बाद धीरे धीरे तूफान और बारिश रुकती है। सोफे पे शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश सब दुखी होकर बैठे थे। अब हम सबको भोजन कैसे कराएंगे? अब इस बरसात में बाजार का हालत क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ से सामान ले आना भी मुश्किल है। ऊपर से सब भूखे हैं। पता नहीं अब हम क्या करें। माँ जी, पिताजी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। सच बताओ बहू, कौन सी बात? मेरे हाथ मायावी हाथ है माँ जी। जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो मेरे हाथों में आ जाते हैं। अनामिका, अभी मजाक सूझ रहा तुम्हें? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये वक्त है क्या मजाक करने का? मैं सच कह रही हूँ। अगर देखना है तो आप लोग सब डाइनिंग टेबल के पास आइए। इस तरह से कह के वो सभी को डाइनिंग टेबल के पास ले आती है और अपने मायावी हाथों को आगे बढ़ाती है। ओ मेरे मायावी हाथ, रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए जो खाना था वो सब बर्बाद हो गए। अब उन्हें खिलाने के लिए तरह तरह के पकवान चाहिए हमें। जैसे ही अनामिका इस तरह से कहती है, उसके हाथों में तरह तरह के पकवान हाजिर हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग वहाँ पे आश्चर्य हो जाते हैं। फिर एक एक करके सारे पकवानों को लेकर सभी चख के देखते हैं। वो सारे पकवान खाने में बड़े ही स्वादिष्ट थे। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे इस मायावी हाथों के पकवान तो बड़े ही स्वादिष्ट है। सच में नहीं बहू, आज हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाता अगर तुम्हारे ये मायावी हाथ नहीं होते। शारदा, देर किए बिना जाओ, जाके सभी को खाना खिलाओ। ठीक है जी। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। 15 मिनट के अंदर जो भी रिश्तेदार वहाँ आए थे, सभी के खाने का वो बंदोबस्त कर देती है। और दूसरी तरफ अनामिका, जिसके मायावी हाथ थे, वो दूसरे कमरे में बैठकर अपने मायावी हाथों से तरह तरह के भोजन मंगवा के बड़े बड़े बर्तन भर लेती है। सब कुछ मंगवाती है, जैसे बिरयानी, सब्जी, और वो सारे सब्जी शारदा और प्रसाद सभी को परोस देते हैं। रिश्तेदार भी पेट भर के खाते हैं। वैसे बहू, मैं तो पूछना भूल ही गई थी, तुम्हें ये मायावी हाथ कहाँ से मिले? इसके पीछे रहस्य है माँ जी। बताओ बहू, जानने की मुझे भी उत्सुकता है। माँ जी, पिताजी, अजी आप भी सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। ये बताने के लिए मुझे 10,000 लाइक्स चाहिए। देखते हैं आपके साथ साथ ये रहस्य और किसे पता चलता है। तुम तो महान हो बहू, तुम्हें 10,000 क्या, उससे भी ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। तुम बस रहस्य बताने के लिए तैयार रहो। अच्छा ठीक है माँ जी। मेरे प्रिय अनामिका के फैंस, रहस्य जानना है तो हमें लाइक करो। शारदा की बातें सुन के प्रसाद और रमेश हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। अनामिका ये देखकर मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनामिका के मायावी हाथों के पीछे का रहस्य क्या है, तो आप लोगों को लाइक करना होगा। अगले एपिसोड में हम आपको रहस्य बताएंगे। आज यहीं तक, नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।